आज हम लोग जिस प्रश्न को लगाएंगे, इस प्रश्न के अंतर्गत ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा फर्म में नगद रूप से नहीं ले आई जाती है एवं ख्याति की राशि दूसरी तरफ चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया गया है। तो इस संदर्भ में इस प्रश्न को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ए और बी एक साझेदार हैं और लाभ हानि का जो बंटवारा करते हैं 3/4 और 1/4 के अनुपात में करते हैं। 31 दिसंबर 2019 को उनका जो चिट्ठा है निम्नलिखित है। तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लेनदार 33,000 है, सामान्य संचय 4,000 है, ए की पूंजी 6,000 और बी की पूंजी 20,000 रुपये है। वहीं पे दायित्व पक्ष की ओर बैंक में रोकड़ 30,000, प्राप्य बिल 5,000, देनदार 22,000, स्टॉक 30,000, फर्नीचर 5,000 और ख्याति 25,000 रुपया प्रदर्शित किया गया है और दोनों पक्षों का जो योग है वह 1,70,000 है। वहीं पर सी को निम्नलिखित आधार पर साझेदारी में सम्मिलित किया गया। पहला पॉइंट है सी भविष्य में 1/5 हिस्से के लिए 15,000 रुपये पूंजी के लिए लाता है। दूसरा पॉइंट, फर्म की पुस्तक में 20,000 रुपये की ख्याति का मूल्यांकन किया गया, फर्म की ख्याति को अपलिखित करना है। वहीं पे तीसरा पॉइंट है स्टॉक और फर्नीचर 10% घट जाते हैं और अप्राप्य ऋणों के लिए 5% का संचिति का निर्माण करना है। जर्नल लेजर और चिट्ठा भी इस सवाल में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि जो नया साझेदार है वो फर्म में ख्याति की राशि नगद नहीं ला रहा है, तो जो पहली जर्नल एंट्री होगी वह होगी बैंक अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे आप जो नया साझेदार सी है वो 15,000 रुपये पूंजी का जो ला रहा है उसको हम लोग इस एंट्री में प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो नरेशन होगा वो बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी। तो एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जिसके अंतर्गत जो सी पूंजी की राशि लाया है उसको लिखना है, उसको प्रदर्शित करना है और नरेशन के अंतर्गत बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी। ठीक है, अच्छा देखिए प्रश्न में जो क्या दिया गया है कि जो साझेदार है वो ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है और दूसरी तरफ फर्म में जो पुरानी जो ख्याति जो है संपत्ति पक्ष की तरफ प्रदर्शित की गई है। देखिए नीचे जो ख्याति की राशि संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित की गई है वह 25,000 रुपये की गई है। क्योंकि इसका जो नया साझेदार है इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो इसको पुराने साझेदार हैं वे अपने अनुपात में अपलिखित करेंगे। तो उनका जो अनुपात क्या है जो पुराने साझेदार का है 3/4 और 1/4। तो इसी अनुपात में ए और बी जो पुराने ख्याति है इसको अपलिखित करेंगे। तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री किया जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आपके सुविधा के लिए, इसको आप लोग देख लीजिए। यदि ख्याति की राशि चिट्ठे में दी गई हो तो इस ख्याति की राशि को पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में अपलिखित कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो एंट्री की गई है उसमें जो पुराने साझेदार हैं ए बी उनके पक्ष को डेबिट किया गया है, चूँकि उनके खाते से यहाँ गुडविल को अपलिखित करना है तो उनका खाता डेबिट हो गया है। तो एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो ख्याति की जो राशि है वो कितनी है 25,000 रुपया, जिसका 3/4 भाग ए के पक्ष में अपलिखित किया गया है तो वो आया है 18,750 रुपये। उसी तरह बी के पक्ष में आया है 6,250 रुपये। तो एक बार मैं जनरल एंट्री फिर मैं दोबारा बोल देता हूँ। तो इसके लिए जो जनरल एंट्री की गई है वह की गई है इज कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब अपलिखित करना। ठीक है, यहाँ पर प्रीमियम नहीं लिखा गया है, यहाँ पे गुडविल लिखा गया है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, यदि चिट्ठे में गुडविल है तो यहाँ पे आप गुडविल ही लिखेंगे, प्रीमियम नहीं लिखेंगे। जो प्रीमियम की राशि पुराने साझेदार ले आएगा अथवा फर्म में ले आता है उसको आप प्रीमियम के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो कि पुराना साझेदार है वो फर्म में ख्याति नहीं लाता है लेकिन उसके हिस्से की ख्याति की राशि निकालनी है ना, तो इस संदर्भ में देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो उसके बाद मैं पढ़ भी देता हूँ। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद रूप से नहीं लाता है और फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है तो इस ख्याति का समायोजन उसके पूंजी
खातों के द्वारा किया जाएगा। जो साझेदार अपनी पूंजी ले आता है, नया साझेदार, उसके पूंजी खाते से ख्याति की राशि का समायोजन किया जाएगा। इसके लिए नए साझेदार की ख्याति की राशि निकाली जाएगी, जिसे पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुसार में, और त्याग का अनुपात न ज्ञात हो तो अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, त्याग का अनुपात, जिसको मैं आने वाले प्रश्नों में मैं आपको ठीक से बताऊंगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई त्याग का अनुपात नहीं दिया गया है, इसलिए इसको पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए, फर्म की ख्याति प्रश्न में दिया गया है, जल्दी से देख लेते हैं कि इसके लिए जो फर्म की ख्याति है, फर्म की पुस्तक में 20,000 रुपये ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। आप सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं ना, फर्म की पुस्तकों में 20,000 रुपया ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, तो इसी आधार पे ख्याति की राशि निकाली जाएगी। तो फर्म की ख्याति 20,000 रुपये में सी का हिस्सा कितना होगा? फर्म में जो सी प्रवेश कर रहा है वो 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश कर रहा है, तो 20,000 रुपये पूरे फर्म की ख्याति हुई। तो सी की ख्याति कितनी होगी? 20,000 का 1/5 अर्थात 20,000 गुणित 1/5। तो इसके आधार पे जो ख्याति जो निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी? 5 से भाग देने पर 4,000 रुपया आएगा। तो 4,000 रुपया जो आया वो किसके हिस्से की ख्याति हुई? वह सी के हिस्से की ख्याति हुई। तो इस ख्याति को ए और बी आपस में पुराने अनुपात में बांट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई त्याग का अनुपात नहीं दिया गया है, फिर वही बात है, तो पुराने अनुपात में ही बांटेंगे। तो 4,000 रुपये का 3/4 अर्थात 3,000 रुपया ए और बी द्वारा 4,000 का 1/4 अर्थात 1,000 रुपया इसको अपने खाते में हस्तांतरित कर लिया जाएगा, सी के खाते से, पूंजी खाते से, और ए और बी के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सी के ख्याति को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए जो जनरल एंट्री की जाएगी वह की जाएगी, देखिए सी का खाता यहाँ से पैसा निकल रहा है तो इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो इसके लिए जो जनरल एंट्री की गई है सीज कैपिटल अकाउंट डी आर, चूँकि प्राप्तकर्ता ए और बी है, उनके जो पूंजी खाते में जो सी के खाते से पैसे को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। तो मतलब जो प्राप्तकर्ता है अर्थात सी और ए और बी है, जो पुराने साझेदार हैं, उनका खाता क्या होगा? क्रेडिट, और जिसके खाते से ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसका खाता क्या होगा? डेबिट। तो इसलिए जो जनरल एंट्री की जाएगी वह की जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, जिसके लिए जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। चूँकि यहाँ पे पूंजी खाते से अमाउंट एडजस्टेड किया गया है, इसलिए नरेशन को बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड करके दिखाया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन कर लिया था। देखिए यहाँ पे भी है 4,000 गुणित 3/4, ये ए का है तो 3,000 ए का, और बी का 1,000 रुपया हुआ है, और ख्याति की राशि जो सी के पूंजी खाते से हस्तांतरित की गई है वो 4,000 रुपये की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ख्याति की राशि हस्तांतरित की गई है उसका जनरल लेखा हम लोग कर चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी सवाल में। देखिए सवाल में एक बार हम लोग सवाल देख लेते हैं। एक और नई चीज़ है कि समान संचय क्या होता है? समान संचय जनरल रिजर्व होता है, यह पीएल से बनाया जाता है, यह प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं क्लास में बहुत चर्चा मैं कर चुका हूँ, आप लोग जानते भी हैं, लेकिन ये पीएल का अंश है। और जो पुराना जो बिजनेस था, मतलब कि जो नए साझेदार के आने से पहले जो बिजनेस था, जो ऑपरेटिंग था, वो पुराने साझेदारों के द्वारा इसको किया जा रहा था। तो जो लाभ है या लाभ से संबंधित कोई भी संचय अथवा फंड है, उसे पुराने साझेदार आपस में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर सामान्य संचय है, आपको दिख रहा है 4,000 रुपया, इसे जो है पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे, क्योंकि इसका संबंध नए साझेदार से नहीं है। इसको आपको याद रखना होगा। यदि आपके प्रश्न में दिया गया है तो इसको सदैव इसको आप क्या करेंगे? पुराने साझेदार को पुराने अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो जनरल एंट्री की जाएगी वो की जाएगी, देखिए जनरल रिजर्व, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, यदि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में कोई संचिति दी गई हो तो उसे पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे। तो उसके लिए जो जनरल एंट्री की जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे भी एस कैपिटल और बीस कैपिटल में क्या हो रहा है, जनरल रिजर्व के अमाउंट को ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो नरेशन जो किया जाएगा वो किया जाएगा बीइंग जनरल रिजर्व डिवाइडेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल रिजर्व को बांटा गया है। अच्छा, जनरल रिजर्व कितना है, 4000 रुपया, तो उसे पुराने अनुपात में बांटा जाएगा, तो वही आएगा 4000 गुणित 3/4, ये ए का है तो 3000 हो जाएगा, वहीं पे बी का 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न में अब क्या करेंगे, हम लोग संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। अब प्रश्न को आप लोग देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से ऐसी संपत्तियां हैं जिनके मूल्य में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है। प्रश्न में दिया गया है, एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, स्टॉक और फर्नीचर 10% घट जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक और फर्नीचर 10% घट जाते हैं और अप्राप्त ऋणों के लिए 5% की संचिति करनी है। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रश्न को एक बार और देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया गया है स्टॉक और फर्नीचर 10% घट जाता है, तो 10% आप निकालिए स्टॉक फर्नीचर का। तो स्टॉक दिया गया है 30,000 रुपये, है ना, फर्नीचर दिया गया है 5,000 रुपये। तो भाई 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक शून्य हम लोग हटा देते हैं, हम लोग की ट्रिक है ना, तो एक शून्य हम लोग 10% के लिए हटा देते। चूँकि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको अपने कॉपी पे निकाल भी लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो जो स्टॉक का आएगा वो कितना आ जाएगा, 10% हटाने के बाद 3000, और फर्नीचर का जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 500 रुपये। ठीक है, इसको हम लोग याद कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या कहा गया है, अप्राप्त ऋणों के लिए 5% संचिति करना है। तो अप्राप्त ऋणों के लिए कहाँ संचिति करना है, देनदारों से ना। जो RFBD होता है वो कहाँ से निकाला जाता है, डेटर से निकाला जाता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटर्स का 5% निकालेंगे। तो यहाँ कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से निकालें। तो सबसे पहले 10% निकालें, तो 12,000 का एक शून्य मैंने हटा दिया, तो कितना हो गया, 2,200 रुपया। तो 2,200 यदि 10% है तो 5% कितना होगा, बिल्कुल ठीक 1,100 रुपया 5% होगा। 10% का आधा कितना, 1,100। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो किया गया है इसके लिए रिवैल्यूएशन में, चूँकि सब डिप्रिसिएट में ही आएगा, चूँकि कोई संपत्ति का मूल्य बढ़ा नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू RFBD अकाउंट। देखिए कितना कितना है, 3,000 रुपया, 30,000 का एक मतलब शून्य हटा दिया, 10% आ गया, 3,000 रुपया स्टॉक में गया। उसी प्रकार फर्नीचर में 500 रुपया गया, और RFBD 5%, 1,100। आप लोग इसको कॉपी पर हल करेंगे। ठीक है, ये तो अभी हम आपको बता रहे हैं, आप लोग इसको निश्चित तौर पर इसको हल करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर टू RFBD। ठीक है, ये जनरल एंट्री हुई, बीइंग एसेट डिप्रिसिएटेड, ये समायोजना हुआ, और उसका जो टोटल है वो 4,600 रुपया है, जो रिवैल्यूएशन में डेबिट किया गया है। अब चूंकि कोई संपत्ति का मूल्य बढ़ा नहीं है, तो ये पूरे का पूरा जो ओवरऑल अमाउंट्स क्या होगा, वह हानि होगा। और हानि जब होता है तो क्या होता है, उसके लिए जो पुराने पार्टनर हैं उनके जो अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट हैं, उनको डेबिट में दिखाया जाता है। ठीक है, किसी संपत्ति, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ा नहीं है अतः हानि होगा। तो इसलिए जो हानि की स्थिति में जो जर्नल लिखा किया जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो 4,600 है उसका आप लोग देखिए, इसको अच्छे से कॉपी पर हल करेंगे, इसको निकालेंगे, फिर इसको आप स्क्रीन पर देख के नहीं लिखेंगे, इसको आप निकाल करके हल करके ही लिखेंगे। तो जो मेरा आया है वो आया है 4,600 का 3/4, 3,450 रुपया ए के पक्ष में, और बी के पक्ष में आया है 1,150 रुपया। तो यहीं पे हम लोगों ने पूरी जनरल एंट्री को समाप्त कर लिया है। कल हम लोग इसका लेज़र लगाएंगे, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।